टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बार ये सुना जाता है और आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा अपने दोस्तों से, घर में, कुलीग से कि यार क्या करें, अब इस चीज़ की आदत हो गई है, यार क्या करें, इस चीज़ की आदत नहीं पड़ती, अरे यार क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। ये आदत बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। कोई भी चीज़ हो उसको अपनी आदत उस वक्त बनाए जब आपको ये बात वहाँ से हो जाए कि वो आदत आपके लिए, आपकी सेहत और आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोगों को सुस्ती की आदत होती है, काम नहीं करना चाहता, अरे यार नहीं होता, हमें वो आदत नहीं बनती जिम जाने की, या आदत नहीं बनती किताब पढ़ने की। वो आदत किताब पढ़ने की या जिम जाने की नहीं, आपकी आदत बन चुकी है घर में नेस्ती फैलाने की। वो जो आदत है आपको वो ख़त्म करनी चाहिए। आपको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करना चाहिए। और उसकी सबसे जो बड़ी वजह है, जो आप लोग सुस्त हो जाते हैं, काम करने का दिल नहीं चाहता, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि आप लोग रात को देर से सोते हैं। आपको पता है जब आप रात वक्त पे सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत अच्छी एनर्जी देता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और वो आपका पूरा दिन आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार आज के दिन में सारी चीज़ें अच्छी हुई, हाँ थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुई भी थी तो वो भी चलो मैनेज हो जाएगी। और हमारे साथ हैं आज का खिलता हुआ सूरज, एक सूरजमुखी का फूल हमारे साथ है शेफ नौरीन। देखिए अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने गोभी का फूल बोला। गोभी का नहीं, सूरजमुखी का, सनफ्लावर। क्या हो गया, कितने अफसोस। देखिए आप कुछ अच्छा भी बोले तो उस चैनल के ऊपर बात सही जाएगी ही नहीं। असल में किचन में जब शेफ होता है ना, उनको गोभी, गाजर यही That's the reason. मुझे एक बात बताएं, तो जब आपकी शादी हो रही थी और जब दूल्हा भाई आपको प्रपोज किया या कुछ, तो आपको उस तरह की बातें करते थे? मेरी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई हाँ, थी? नहीं तो जब वो रोमांस करते हैं तो आपको इसी तरह करते हैं, माशाल्लाह टमाटर की तरह लग रही हो। आज तो सैलरी की तरह। बताएं। लेकिन प्रपोज जब किया था वो आप पूछना चाह रहे हैं या क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई तारीफ करते हैं, जी। आपको सब्जियों से मिला है तो आपको कैसा लगेगा? हाँ आज तो बिल्कुल नींबू की तरह खट्टी बातें कर रही हो, तो बताएं। और आपकी जो नोज है वो टमाटर की तरह लाल हो रही है। हाँ क्या हरी मिर्च खा के आई? लोग करते हैं इस तरह की बातें कभी-कभी। हाँ लेकिन ऐसी बातें तो नहीं हो रही। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चलिए ये तो शेफ है, इनसे इस तरह की बातें करें कि जो कसाई हजरात होंगे वो किस कसम खुदा की आज फेफड़ा लग रही हो तो ये कितनी अजीब सा ना। मैं कभी-कभी सोच रहा होता हूँ कि ये आपके करियर को लेके अगर आप रोमांस करते हैं करियर की बातों पे तो कितने मज़े का रोमांस हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, हंसी मजाक फैलाते रहना चाहिए। लेकिन एक जो बात है ना, जो मैं अभी शुरू में भी आपसे कह रहा था, कोई ऐसी आदत है आपकी नौरीन जो आपको लगता है कि यार ये मुझे बदलनी चाहिए? असफर आदत, हाँ मेरी एक आदत ये है कि देखिए मैं इतना काम में इतना बिजी रहती हूँ ना कि मैं रोमिंग अराउंड ज़्यादा नहीं करती, फैमिली वगैरह में इधर उधर। तो मेरी एक आदत सी बन गई, तो सब ने कहा इसको तो बुलाना ही नहीं चाहिए, तो आती ही नहीं है। होता है ना, ये आदत से बन जाए। असल तो कोई टाइम नहीं होता। एक होता है ना फैमिली टाइम, फैमिली का तो अलग है, जैसे फैमिलीज के और खानदान में जाना इधर उधर, तो ये आदत सी बनी। सब ने कहा नौरीन को फोन करना बेकार है, उसको इनविटेशन देना बेकार है, व्हाट्सएप पे भी इनविटेशन देना बेकार है, उसको तो आना ही नहीं, उसकी आदत हो चुकी है। अब वो आदत सी बन गई है, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि ये आदत थोड़ी सी खत्म की जाए और थोड़ा सोशलाइज फैमिली में करूं। फ्रेंड्स में होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, अपने आप करियर के हिसाब से सब चीजें होती है, लेकिन वो जो फैमिली गैदरिंग्स होती है उससे थोड़ा सा मैं आदत सी बन गई है, आदत से मजबूर हो गई है। और आप अपनी आदत किस तरह तोड़ेंगे ये आपको बताएंगी जिया अली, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। एक और खूबसूरत सुबह के साथ हाजिर हूँ जिया अली। मैं समझती हूँ कि योगा लोगों तक इस मैसेज से पहुंचना चाहिए कि ये एक
बिल्कुल आसान काम है। ये हर इंसान, हर एज ग्रुप जो है वो हर वक्त, सिर्फ आपका पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। जब आपको लगे कि अब मेरे खाने में कोई 15-20 मिनट 25 मिनट बाद मैंने खाना खाना है, तो आप उसमें कोई भी आसान पोस्चर, बैठ के, खड़े होके, लेट के अपने आप को रिलैक्स कर लें, ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो भी बेहतर हो जाए। सो ये किसी भी टाइम करने के पोस्चर्स हैं। सुबह करें तो ज़्यादा हेल्पफुल है। सुबह करने से ये होता है, योगा या मेडिटेशन, मुराकबा, सांस की मशकें, कि आपका पूरा दिन ज़बरदस्त गुजरता है। रात को करने से ये होता है कि नींद बहुत अच्छी आती है, और जब आपकी नींद बहुत अच्छी आती है तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और सुबह फिर उठ के आपका दिल करता है कि भाई मेरी रात को योगा करने से मेरी नींद बहुत अच्छी हुई थी, तो अब मैं सुबह भी करने से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही योगा पोस्चर्स जो हैं, जैसे अल्लाह मियाँ ने, हजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज पूरा दिन 5 वक्त जो मुकर्रर की है, वो इसीलिए की थी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़े, अपने रूटीन के जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे निकल के आप जा नमाज पे आए, नमाज पढ़ें, थोड़ी बॉडी पोस्चर करें, थोड़ा जो बॉडी पोस्चर करते हुए इनहेल और एक्सेल नेचुरली आप कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ योगा को अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी हेल्थ के लिए हर एज ग्रुप में जैसे आपकी इबादत है, इसी तरह इसको कनेक्ट करें अपने आप से, और इसको ज़रूरी समझें ज़िंदगी में। जो इंसान अपनी बॉडी को मूव नहीं करता, उसको बहुत सारी बीमारियों का इशू हो जाता है, और उसको बहुत सारी नेमतों से महरूम हो जाता है, वो खाने पीने से महरूम हो जाता है, उसकी नींद बेहतर नहीं होती। सो यही कोशिश TV1 की है आपके साथ, कि एक अच्छी सुबह में आपको जो है वो मेरे साथ कुछ बेसिक पोस्चर्स टीच करूँगी मैं आपको, जिसमें आपको सिर्फ एक जो खौफ है लोगों को कि एक्सरसाइज करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम नहीं कर सकते, हमारा वेट ज़्यादा है। सो ये बेसिक चीज़ें आपकी हम जो है इसकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी वेट पे आप कंफर्टेबल बैठ के थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए एक बेहतर प्रोग्रेस दे सकेंगे। सो आज हम लोग जो है वो बेसिक बैठे में है, सांस बिल्कुल अपना नॉर्मल रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। नाक से सांस जो आपका आ रहा है और जा रहा है उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे। 2 या 3 मिनट के लिए, या जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, जितनी देर तक आप आसानी से अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। एक ही दिन आप टीचर को फॉलो नहीं कर देंगे, और एक ही दिन में आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपका कंफर्ट लेवल है बॉडी का, उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। तो बड़ा सा सांस लेंगे और रिलीज करेंगे, फिर सांस लेंगे और मुंह से रिलीज कर देंगे या नाक से रिलीज कर देंगे, जैसे आप कंफर्टेबल है। बड़ा सा सांस लेंगे, पेट को बाहर फुलाएंगे ताकि आपके सारे लंग्स और ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें एनर्जी है, सर्कुलेशन है, वो ज़रा खुल जाए, और छोड़ देंगे। बड़ा सा सांस लेंगे और छोड़ देंगे, और फिर बड़ा सा सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, जितना आसानी से झुक सकते हैं। हाँ, शुरू में अगर इतना भी झुका जा रहा है, इतना भी झुका जा रहा है, तो बस झुकना है, आगे झुकना है, थोड़ा सा स्ट्रेच लेके आना है अपनी। मैं क्योंकि बहुत सालों से योगा कर रही हूँ तो मैं ज़रा ज़्यादा झुक सकती हूँ, और इनहेल और एक्सेल करते करते आपने राउंड लेने हैं, ठीक है। इनहेल और एक्सेल करते करते बड़े बड़े राउंड लेने की कोशिश करना है। अगर आप अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के करना चाहते हैं और ग्रिप रखना चाहते हैं तो ये भी ज़रूर कर लें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। फिर ऑपोजिट साइड, इनहेल और एक्सेल। ये सुबह उठते साथ ही अगर आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही ये छोटी सी रूटीन अगर आप करना शुरू हो जाएं, सीखते रहें, करते रहें, सो आपकी लोअर बैक के इश्यूज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी ब्लॉक हुई हुई होती है वही आपको लोअर बैक का, और वही आपके जो मसल्स हैं यहाँ पे सारे, वो उसको वीक कर रही होती है। और डेफिनेटली जिनका पेट ज़रा ज़्यादा बड़ा हुआ होता है तो उनका वज़न जो है वो बॉडी का वो आगे की तरफ झुका होता है, तो आपके पिछले मसल्स जो हैं वो पेन में आ जाते हैं। सो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपने अपनी बॉडी को मूव करना है किसी भी एंगल में, ओके।
और जब आपने राउंड किया है थोड़ी देर ज़रा ज़्यादा हो जाए बैठे हुए, तो आप अपने पैरों को मूव कर लें। ऑफिस में बैठे हुए लोग, घरों में बैठे हुए लोग अपने पैरों की, एंकल्स की जितनी अच्छी मूवमेंट रखेंगे, जैसे मैं आपको ये साइड से भी बता देती हूँ, ये देखिएगा, ये आपने सिर्फ अपने पैरों को मूव करना है। दिन में 2 या 3 दफा अगर अपने अपने पैरों को इस तरह मूव करने लग जाएंगे, दोनों पाँव को आपने ऐसे मूव किया, ठीक है, दोनों पाँव को खोला, एक अंदर एक बाहर, इनहेल एक्सेल, सांस लेना छोड़ना, रोकना नहीं है आपने, इनहेल एंड एक्सेल। ये बेसिक, मैं कोई ऐसा पोस्चर नहीं शुरू में आपको करवाऊंगी फर्स्ट फ्यू वीक्स जो कि आपको लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता। तो हम लोग बहुत ईज रहते हुए, अब अगर आप इतने हाथ ईजिली रख सकते हैं तो इतने हाथ रखें और सिर्फ कमर को सीधी रखें। इनहेल और एक्सेल, सांस बहुत ज़रूरी है। हर वक्त आपने हर पोस्चर में अपने इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, इनहेल एंड एक्सेल, नॉर्मल, इनहेल एंड एक्सेल, थोड़ा सा और इनहेल एंड एक्सेल, अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके, अब ये देखिएगा कि हमने एक पाँव को अंदर रखा, एक को जितना इजीली आप बाहर रख सकते हैं, यहाँ लेके जा सकते हैं, यहाँ रखें, और अगर यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ भी रखें, एंड जस्ट स्ट्रेच, थोड़ा सा हल्का सा। शुरू में अगर आप यहाँ रख सकते हैं तो थोड़ा सा आगे झुकना है, दैट्स इट। आपके पिछले सारे मसल्स, आपकी बैक स्ट्रेंथ, दैट्स इट। दूसरे पाँव के साथ इनहेल एक्सेल नहीं छोड़ना। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रही हूँ, मैं यहाँ तक भी जा सकूँगी आहिस्ता आहिस्ता, आपने यहाँ तक रहना है, और अगर यहाँ तक है तो बस थोड़ा सा झुकना है और ब्रीथ करते रहना है, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब साइड का एक पोस्चर है, बहुत आसान पोस्चर है, ये देखिएगा, इनहेल और एक्सेल, बहुत आसान। आपकी पूरी जो आपकी बैक है उसको आपने सिर्फ इनहेल और एक्सेल, सांस लेते हुए इनहेल और एक्सेल, पेट भी मूव हो रहा है, सारी लोअर बैक आपकी मूव हो रही है, इनहेल और एक्सेल, सांस नहीं छोड़ना। अगर आप सांस रोक के करेंगे, मेरी बात भी अगर आप सुन रहे हैं, तो आपने अपनी बॉडी को सांस से नहीं डिस्ट्रैक्ट करना, सांस जरूर लेना है। इनहेल, इसी पोस्चर का कंटिन्यूशन है, जैसे चक्की घुमा रहे होते हैं, जैसे पुराने लोग, इसको आप इनहेल एक्सेल नहीं छोड़ना, ऑपोजिट डायरेक्शन, इनहेल एंड एक्सेल, सारी बॉडी आपकी मूव कर रही है। अगर आपके ये एनर्जी पॉइंट्स जो हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन आपने ठीक कर ली सुबह, सो पूरा दिन आपका हेल्दी गुजरेगा, ठीक है। सांस की मश्क आखिर में करेंगे, बड़ा सा सांस लेते हुए हाथ ऊपर, और सिर्फ रिलैक्स करेंगे, नाक पे फोकस रखेंगे। जो भी मश्कें अभी आपने सारी की, जो भी एक्सरसाइज आपने सारी की, उनको फील करें, बॉडी में एक डिफरेंट तरह की सेंसेशन, डिफरेंट तरह की आपकी जो है वो फीलिंग है, उसको महसूस करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज हमने अपनी बॉडी का कनेक्शन जो है अपनी रूह के साथ मिलाने की कोशिश की है, अपनी सेंसेशन को फील करने की कोशिश की है। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला।
और डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमें आपके लिए मौसूल हुए हुए होते हैं उन कॉलर्स के जो कि रेगुलर डेज पे कॉल करते हैं जब आपका डे नहीं होता। डॉक्टर साहब हमसे आरफा ने पूछा है कराची से, उन्होंने कहा है कि बहुत जब भी मैं बाहर जाती हूँ धूप में तो आँखों के गिर्द हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं जो कि रात तक गायब हो जाते हैं और फिर धूप में जाती हूँ तो वो उभर जाते हैं और कभी कभी रह जाते हैं। जी बिल्कुल, यूवी रेजिस से सन में जाने से बाज़ औक़ात आँखों के गिर्द ही नहीं पूरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, या वो जो बहुत शदीद गर्मी में जाते हैं तो भी आ जाते हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है वो सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे जो है ना आपकी प्रोटेक्शन होगी। लेकिन अगर आप आँखों के गिर्द लगाएंगी तो आपने ये याद रखना है कि वो ऑयल फ्री ना हो, ऑयल फ्री ना हो, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र वाला हो, तो आप वो लगाएंगी तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब आमरा ने सरगोदा से पूछा है कि इनकी उम्र है आमरा की 36 साल, शादीशुदा है, वज़न ज़्यादा है, कहती है गर्दन के इर्द गिर्द बहुत सारे मस्से हैं जिनसे इनको शर्मिंदगी का बायस होता है। कुछ लोगों ने इनको कहा हुआ है कि घोड़े का बाल लेके उस पर नहीं नहीं नहीं, ये घोड़े पे आप बिल्कुल जुल्म ना करें, ठीक है खुदारा। आपने क्या करना है, देखिए ये वायरल वॉट्स होते हैं, हार सिंगार की तरह ना पूरे पूरे निकलना, एक निकलता है निकलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इसमें जलन भी स्टार्ट हो जाती है, गर्मी हो पसीना आए जलन भी स्टार्ट हो जाती है। आपको मैं घर का टोटका बता रही हूँ, जो अगर बहुत बड़े नहीं हैं तो बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। कैसे? आपने सबसे पहले वैज़लीन जो है ना, या कोई भी ऑयल जहाँ आपको मस्से हैं उनके इर्द गिर्द लगा लें, ताकि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी दूसरी स्किन पे ना लगे, सिर्फ टैग जो है उस पर लगे। अब आपने टैग पे क्या करना है, लहसुन का पानी लगाना है, तो उससे मिनिमाइज़ हो के झड़ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर वो आपकी स्किन पे नहीं लगना चाहिए, आपके सिर्फ मस्सों पे लगना चाहिए। रोज़ाना 1 घंटे के लिए लगाएं, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जड़ जाएंगे। और वो आप उससे एयरबड से भी लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उससे earbud ज़्यादा से। आप उसको पिन पॉइंट करके लगा सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हमसे इस्लामाबाद से पूछा है मिसेस तबस्सुम सलीम साहिबा ने, उनका मेरी आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और रात को जब सोती हूँ तो बेतहाशा इचिंग होती है आँखों में और सुबह आँखें इतनी चिपकी हुई होती हैं कि तकलीफ़ से उनको अलहदा किया जाता है। अच्छा देखिए, वैसे तो एलोपैथिक में ये कहते हैं कि ये आई का एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन नेचुरोपैथी में ये कहते हैं कि ईएनटी के अलावा जो नज़ला है वो आँखों पे भी गिरता है। ये हमारी जो है ना अपनी, मतलब मैं अपनी डोमेन की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए जो है आपने गुलमुंडी, सौंफ, मिश्री तीनों हम वज़न लेके पीस कर पाउडर बना लें। चाहे तो इसको कहवा की तरह उबाल के पिएं, अगर उबालेंगे 2 से 3 मिनट उबालिएगा, छानिएगा, पी लीजिएगा। और चाहें तो आप इसको फाँक कर ऊपर से पानी पी लीजिए। 1 टीस्पून दिन में 2 बार आप लीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से स्लो एंड ग्रेजुअली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ना 15 दिन में शुरू होगा। अब आते हैं जो कीचड़ वगैरह है, तो उसको लगाने के लिए आँखों के अंदर आप कुछ नहीं लगा सकती। आँखों के बाद आँखों को बंद करके, इस तरह बंद करके खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल जो है वो आप लगा सकती हैं। और अगर आपको पता है कि अर्क़े गुलाब है, अगर आपको पता है कि वाकई अर्क़े गुलाब है, तो उससे आँखें आप धो सकती हैं। जिस तरह ऐसे करके ना, या छोटे छोटे अर्क़े गुलाब के आई के लिए मिलते हैं, वो आप ज़रूर डालिए। अच्छा, मिसेस काशिफ ने कराची से पूछा है कि उनकी बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साढ़े 7 साल की है, उसका एक नॉस्ट्रल मुस्तकिल बंद रहता है और जिससे उसको कहती हैं सांस में तकलीफ़ होती है, सीटीसी बजती है। 7 साल की है ना, तो देखें
एडिनॉइड्स का मसला भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये एक नॉस्ट्रल बंद रहती है, अल्लाह ना करे एडिनॉइड्स का मसला ना हो। एडिनॉइड्स होते हैं जब ये अपना कान के नाक के बाद हलक में ऊपर नज़र आते हैं, इसके लिए एक्सरे होता है, बच्चों का ज़रूर कराएं। अल्लाह ना करे इसकी वजह से क्या होता है, अगर एडिनॉइड्स बड़े हो जाए तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खून की कमी हो जाती है, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बच्चा को भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता। देखिए आप एक्सरे कराएं, पता होना चाहिए कि मसला क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है थूजा, जो है ना वो बच्चे की फिर एज के हिसाब से मैं आपको बता देती। थूजा 200 में 5 खतरे दिन में 2 बार, 2 दिन गैप से, इनके 1 दिन दिया 2 दिन नहीं दिया, इस तरह आप उसको दें तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और स्टीम ज़रूर दें उसे नीम और नमक की, यानी कि 1 चम्मच आपने नमक डाला, 8 से 10 पत्ते नीम के डाले और स्टेनलेस स्टील की पतीली में आपने अच्छी तरह उबाला। रात सोने से पहले भी उसे स्टीम दें। और एक होता है कि सांस लेने का तरीका, जो नाक उसकी बंद रहती है, आप उससे कहें कि मुंह बंद रख के नाक से सांस खींचना है, फिर इस नॉस्ट्रल को बंद करके इस नाक से निकालना है। तो ये एक तरीका है जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बच्चों के लिए नॉर्मल सलाइन ड्रॉप भी मिलते हैं, तो वो भी आप लेके वो भी उसके नॉस्ट्रल में ज़रूर डालें, उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पहले ये कि नाक का मसला है या एडिनॉइड्स का मसला है या नाक में गोश्त पड़ा हुआ है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर बिल्किस, कुछ लोग जो अपने साइनसाइटिस के लिए सर्जरीज करा लेते हैं, क्या वो सही है? लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद फिर गोश्त बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ, तुम लोग कितनी दफ़ा नाक कटाओगे नाक तो कटती रहेगी। ये प्रॉब्लम साइनोसाइटिस है क्यों, उस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। क्या आपको इन्वायरमेंटल एलर्जी की वजह से होता है या किसी ग़िज़ा की वजह से होता है, इन दोनों को देखने की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप जो है ना दिन में 3 से 4 दफ़ा, जिनको साइनोसाइटिस रहता है, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप नमक का ही पानी होता है लेकिन स्टेलाइज होता है, आपको ख़तरा नहीं होता, तो वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी जो है ना वो ज़रूरी है, वो कर लिया करें तो फ़र्क पड़ेगा। और जिनको साइनोसाइटिस रहता है उनको हाई डोज ऑफ विटामिन सी लेना चाहिए। जैसे खट्टा, आप कुछ लोग कहते हैं खट्टा खाएंगे तो गला ख़राब हो जाएगा, तो अगर किसी के साथ ऐसा है, किसी को इमली सूट नहीं करती है, वो नींबू का इस्तेमाल कर लें। लाइम सूट नहीं करता तो जो है ना विटामिन सी के और भी सोर्सेज है, जैसे शिमला मिर्च, वो भी, उसमें भी विटामिन सी होता है, कीनू में विटामिन सी होता है, तो आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और ज़्यादा करें। अमरूद में भी विटामिन सी, अमरूद में बहुत अच्छा वाला होता है, पका हुआ अमरूद बहुत अच्छा होता है। और जिनके गले ख़राब रहते हैं उनके लिए कच्चा अमरूद को तवे पे भूनकर बिल्कुल कोयला बना के ना शहद के साथ दे दें, तो और बिला वजह की खांसी नहीं जा रही हो, बिला वजह की खांसी का ये मतलब है कि कोई रीज़न नहीं है मगर खांसी रहती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अमरूद को जला लें, बिल्कुल जला लें तवे पे, बीज समेत, फिर पीस के पाउडर बना लें, फिर उसको शहद में मिक्स करके, जैसे जो जला हुआ है और वो बच्चों को भी चटा सकते हैं। बिल्कुल चटा सकते हैं। ज़बरदस्त। हमारे साथ मिसेस नदीम है शेखुपुरा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर बिल्किस साहिबा से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं क्वेश्चन अपनी बेटी के बारे में करना चाहती हूँ आपसे। वो उसकी एज है 17-18 साल। तो जी। डॉक्टर साहब उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जब भी उसे मैं कोई काम कह दूं या सोई उठे इवन, तो कहती है मामा मुझे थकावट बहुत हुई है, पूरे जिस्म में मेरे दर्द है। तो इसके लिए इस एज के बच्चे को क्या करना चाहिए, कोई मेडिकली? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, आप एक दफ़ा उसका विटामिन D3 का भी टेस्ट करा लें। बाज़ औक़ात हर चीज़ सही होती है, विटामिन D3 की कमी की वजह से भी ये मसले होते हैं। मैं आपको ये जिस्मानी थकावट 17 साल की उम्र में आपको एक टोटका बता देती हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा और साथ में विटामिन D3 का टेस्ट करा लीजिएगा। आपने लेना है बॉइल्ड एग लिया आपने, उस जैसे हम अंडा लेकर उसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, जैसे जर्दी कच्ची नहीं हो लेकिन पूरी तरह पकी भी ना हो,
उसको जब आप ऐसे करके निकालेंगे ना, तो इस पर 1/4 टीस्पून हल्दी और पिंच काली मिर्च मिक्स कर दीजिए। ये आप उसको नाश्ते में ज़रूर दीजिए। उसके अलावा उसको नारियल, मिश्री, भुने चने, ये तीनों चीज़ें पीस के पाउडर बनाकर ये ज़रूर उसको दूध में डाल के दीजिए। इंशाल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन विटामिन D3 ज़रूर कराइए, अगर उसकी कमी है तो उसके जो सप्लीमेंट्स हैं वो ज़रूर लीजिए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, एक और सवाल है हमसे निम्रा का, और इन्होंने दुबई से हमसे सवाल किया। एयर होस्टेस है और फ़्लाइट्स पे रहती हैं और बहुत ज़्यादा इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, कहती हैं उसके बावजूद रात को वक्त पे नींद नहीं आती, कभी कभी 1.5 घंटा खाली सो के वापस से ड्यूटी पे जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो फ्लाइंग क्रू होते हैं ना, उनके साथ ये कि बड़े वो ग्लैमरस लगते हैं और होते भी हैं, मगर क्योंकि फ़्लाई करने की वजह से ना उनके साथ बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो जितने भी मेरे फ्लाइंग क्रू मेंबर्स हैं, जो आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताती हूँ जो आप लोगों के लिए आपकी मतलब कि ऐसा होता है कि बाल गिरने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है और ये सारे मसाइल होते हैं। एक तो कैमोमाइल टी अपने साथ रखा करें। कैमोमाइल टी जो है ना रिलैक्सेंट टी है, और दूसरा आपने मॉइस्चराइज चीज़ें जो आपकी स्किन को भी नरिश करें और मॉइस्चराइज करें। मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन ऑयल जो है पीनट ऑयल है। पीनट ऑयल जो है वो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना चेहरे पे भी लगाना है, मेकअप भी उसी से रिमूव करना है, हाथ पाँव पे भी अच्छी तरीके से रात सोने से पहले अपने पाँव की भी मालिश करनी है और हाथों की भी मालिश करनी है। और आपने जो है ना मतलब अपने लिए जो स्नैक जो चलते फिरते लोग चीज़ें खाते हैं, तो फ्लाइंग क्रू मेंबर्स के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, तो वो है कि आपने अगर आपको पीनट एलर्जी नहीं है तो आपने एक मुट्ठी जो लेना है मूंगफली, एक मुट्ठी आपने लेना है अखरोट, एक मुट्ठी आपने लेना है बादाम, और एक मुट्ठी आपने लेना है सफ़ेद तिल, और इसमें जो है ना आप 50 ग्राम सफ़ेद मौसली डालेंगे। इन सबको हल्का सा तवे पे रोस्ट करेंगे, और जो है ना पहले आपने बादामों को भिगोना है, अखरोट को भिगोना है, उनका छिलका उतारना है और पीनट के भी छिलके उतारने हैं। उसके बाद जब इसको रोस्ट कर ले तो इसमें आपने मिलाना है 1/4 टीस्पून अजवाइन, नहीं इन पूरे के लिए आपको 1 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून सौंफ इसमें मिक्स कर लेना है। आपकी बहुत अच्छी प्रोटीन कोलेजन बूस्टर तैयार हो गया। आपने अच्छी तरह किसी जार में और आपने ग्लास के जार में रखना है पीस कर पाउडर बनाकर। ये आप ज़रूर 1 चम्मच दिन में एक बार ज़रूर ले लिया करें, उससे फ़र्क पड़ेगा। और जैसे आपने कहा नींद नहीं आती, तो नींद बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा जिस्मानी दर्द हो तो नहीं आती, तो इसके लिए मसाज, जैसे मैंने आपको कहा पीनट ऑयल का मसाज कनपट्टियों पे, गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे कीजिएगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बिस्तर पर जाकर डीप ब्रीथ एक्सरसाइज लाजमी है, उससे आपके पूरे आज़ा जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज करने से पहले कैमोमाइल टी पी लीजिएगा तो इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। हमारे साथ मिसेस शाहिद है शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मुझे ना थायराइड का प्रॉब्लम है। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी, जब मैं लेटती हूँ ना तो मुझे ना खांसी शुरू हो जाती है और हर वक्त गले में ना खराश, और ऐसे लगता है जैसे गले में ना रेशा है। तो मुझे ना हर वक्त मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई खट्टी चीज़ नहीं खा सकती मैं, ठंडा पानी पी लूँ तब मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है थायराइड जी। आपको हाइपोथायराइड है हाइपर है? हाइपो। हाइपो, ठीक है मैं बता देती हूँ। और वेट भी मेरा बहुत बढ़ गया इसकी वजह से ना। और आपकी क्या एज है मिसेस शाहिद? मेरी 50। 50 आपकी एज है। डॉक्टर बिल्किस आपकी प्रॉब्लम का जवाब देंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में
वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस शाहिद ने कॉल की, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब। जी, हाइपोथायराइड है तो मैं आपको 3 चीज़ें बता देती हूँ। आपने क्या करना है, सुमलो बूटी, आंबा हल्दी और हल्दी। आंबा हल्दी अलग होती है, हल्दी अलग होती है। ये तीनों को हम वज़न लेके पीसकर पाउडर बना लीजिए और ये रात को 1/4 टीस्पून थोड़े से पानी में डालकर, जैसे इसको, ताकि आप जैसे ठसका ना लगे आपको ना, तो थोड़े से पानी में भिगोकर और ये पी लीजिए। और आपने क्या करना है, अदरक का कहवा दिन में 2 बार पीना है। और जो ये गले की ना, इसकी एक्सरसाइज आप कीजिए। किस तरह? एक्सरसाइज नहीं, आपने इस पे क्या करना है, अजवाइन और रेत को गरम करके, फिर अगर 2 चम्मच रेत गरम की तो 1 चम्मच अजवाइन आप डाल दीजिए, जिससे इसको पोटली बनाकर ना, जलाइएगा नहीं, यहाँ पर ना ऐसे करके इसकी सिकाई कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप कह रही है आपका हलक में बलगम गिरता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने केला नहीं खाना, आपने सफ़ेद चावल नहीं खाने। आप जो है ना तहारी खा सकती हैं, जैसे हल्दी वाले बनते हैं, कड़ी पत्ते के साथ आप जो है ना बिरयानी भी खा सकती हैं, लेकिन रात को नहीं खाना है, ठीक है। और शोरबे वाला खाना आपने खाना है रात को, यखनी टाइप चीज़ें आपने लेनी है, ठंडा पानी आपने नहीं पीना। और रिलीजियसली दिन में 2 से 3 बार आपने नमक के गरारे करना है नीम गर्म पानी के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ सानिया सईद की कॉल है शेखपुरा से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम सलाम। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? जी वो मैंने मैं बल्कि से बात करनी थी। जी जी बोलिए सानिया। जी वो मैंने पूछना था, मेरी ना फेस पे ना एक्नी बहुत है, माथे पे भी और पूरे मुंह पे भी। वो ना मैं सोप यूज़ करती रहती हूँ तो ठीक होता है, बस अब 1-2 दिन के लिए छोड़ा है तो फिर मतलब निकल आती है वैसे। अच्छा बेटा, और आप इसके लिए कुछ खा नहीं रही हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाए उसके लिए इंटरनली कुछ नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, बस सोप ही यूज़ कर रही हूँ, उससे ख़त्म हो जाती है, फिर छोड़ती हूँ तो फिर वो वैसी हो जाती है। अच्छा, सोप छुड़वा दूंगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जी जी। जैसे आपको सॉफ्ट ड्रिंक, डीप फ्राई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जी जी। और आपने क्या करना है, घर पे जो है ना आप गुलमुंडी ले लें, नहीं गुलमुंडी नहीं, उनाप आप लेंगे 5 से 6 दाने, उशबा मगरिबी लकड़ियों की तरह होते हैं, आप इतना सा स्टिक उसका ले लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। आधी चम्मच सौंफ ले लीजिएगा। पहले इनको हल्का सा जैसे कूट के ना, और मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिएगा, सुबह दोबारा मल छान के ये पी लीजिएगा। मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना। बिल्कुल नहीं खाना है। जी जी। और ग्रीन टी उबालकर, छानकर, ठंडा करके उसका स्प्रे कीजिए, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। परहेज़ के साथ करेंगी तो इंशाल्लाह फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। जी जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर बिल्किस आज क्या रेमेडी बता रही हैं? आज मैं बता रही थी, क्योंकि बकरा ईद गुज़र गया, बकरा ईद जब गुज़र जाता है तो एक बीमारी बहुत आ जाती है, उस बीमारी को कहते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। जो गोश्त, क्योंकि हम खा नहीं रहे होते, और जब खाते तो खाते ही चले जाते हैं। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस है प्यूरिन, ठीक है, वो आपकी बॉडी में होता है 60%, 40% आप ग़िज़ाओं से लेते हैं। लेकिन ये इसको मैं ना आपको आसानी से समझाती हूँ। जिनको यूरिक एसिड हो ना, आपने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, किडनी फ्रेंडली चीज़ें आपने खानी है, क्योंकि ये आपका फ़िल्टर प्लांट है। आपकी जो फुजला जो चीज़ें आपको नुकसान देती है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करती है। किडनी को नुकसान गोश्त तो देता है, उसके अलावा एक और चीज़ देते हैं, वो है मीठा। इंसुलिन रेजिस्टेंस खाने, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में मावन साबित होती हैं। तो अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आपने खजूर भी नहीं खाना, आपने इंजीर भी नहीं खाना। इसीलिए अक्सर मेरे भाई मेरी बहनें जब रमज़ान में रोज़े रख रही होती तो कहते हैं हमें बहुत थकावट हो गई है। वो क्या करते हैं कि उस वक्त वो ले रहे होते खजूर का शेक, इंजीर खा रहे होते। तो अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप यूरिक एसिड को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे एक्सक्रीट आउट करें, क्योंकि क्रिस्टल पार्टिकल की तरह आपके जोड़ों के गिर्द जम जाता है।
इसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, मीठा छोड़ना है, और घर की कुछ चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है, बेनिफिशियल होती हैं। सबसे पहले ज़ीरा आपने लेना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच। जिस पानी में डालेंगे वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। खोलता हुआ पानी। खोलता हुआ पानी स्टर किया और आपने इसको ढक दिया ऐसे। और सुबह जो है आपने इसको छानना नहीं, नीम गर्म करके आपने पी लेना है। एक ये, दूसरा जो है ना किडनी का जो फ्रेंड है वो है नींबू। नींबू जो है वो किडनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत अच्छा है, ख़ासकर यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए, जो आपका क्रिस्टल पार्टिकल आपकी बॉडी में जम के आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करता है। आपने क्या करना है, आपने अगेन लेना है गर्म पानी, खोलता नहीं, गर्म पानी लेना है। ये उनके लिए जो कहते हैं नींबू खाने के बाद हमारे जोड़ों में दर्द होता है, ये उनके लिए। फिर आपने इसमें नींबू को निचोड़ना है, छिलका भी डालना है, सिर्फ ऊपर के जो बीज है, जो अंदर के बीज है वो आपने निकालने हैं। इस तरह करके आप जो है ना पूरा नींबू गर्म पानी में डालिए, 5 मिनट के लिए ढकिए और फिर ये वाला पानी पी लीजिए। बीज इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अगर चाहें तो आप इसमें पिंच अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके मैदे के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ है, जो आपको बहुत शदीद दर्दें हो रही होती है ना, सूजन आ रही होती है, पाँव में सूजन आ रही होती है, और आप जब उठते हैं तो बिस्तर से पहला पाँव आप नीचे नहीं रख सकते। उस सूरत में मैं देखिए कभी दावे नहीं करती, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 2 से 3 दिन में फ़र्क पड़ेगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। वो कौन आपकी मदद करेगा, वो है करेला। आप करेले का जूस पी भी सकते हैं, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं पीना। और ख़ासकर करेले का जूस कौन नहीं पिएगा, पहले ये बता दूँ, जिनको हाइपोग्लिसरीमिया है, यानी कि जिनका शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और उनको फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खाने से जो है ना शुगर सही होता है, तो उनके लिए नहीं, उनके अलावा सबके लिए है। चेहरे को अच्छा बनाना हो, यंग रहना हो, यूरिक एसिड या कोई भी बीमारी, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उसके लिए भी करेला आपकी मदद करेगा। आपने करना क्या है, आपने या तो करेले का आप एक्सट्रैक्ट जो है ना जूसर एक्सट्रैक्ट में निकाल लें, वो बेहतर होता है। अगर आपके करेले के बीज जो हैं पीले हैं तो वो आप फ़ौरन फेंक दें, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रही थी यूरिक एसिड वालों के लिए, तो आपने इतना आधा करेला आपने लिया, इस पर आपने पानी डालना है या इसको ब्लेंड करना है और ये पी जाना है। और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जहाँ आपको दर्द है तो देखिए इसको आपने इस तरह करके ना चॉप ऐसे करके इसका जूस निकालना है, जैसे हैमरिंग करनी है इसको थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसको जहाँ शदीद दर्द है ना, आपको शदीद, आपका पाँव भी नहीं रखा जा रहा, आप उसको वहाँ लगा लें, ठीक है। तो आप जब इसका जूस लगाएंगे ना उस जगह पे, यकीन करें आपको 5 मिनट में आराम आ जाएगा। ये किसी पेन किलर से भी नहीं आता, आपको इतनी जल्दी आराम आएगा। करके देखिएगा जूस निकाल कर। और जिनको पूरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है और वजह यूरिक एसिड है, तो आप इसकी मालिश पूरे जिस्म में कर सकते हैं। तो कोई कैरियर ऑयल आपको लेना पड़ेगा, तो फिर आप जो आपका कुकिंग ऑयल है घर में 2 चम्मच वो और 1 कप जो है ना करेले का जूस मिक्स करके लगाएं। जिनके पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा सूजन है, अब सूजन में डॉक्टर्स कहते हैं आपको मालिश नहीं करनी है, तो आपने टैप तो कर सकते हैं ना, इससे टैपिंग करें और देखिए कि आपकी सूजन, वाटर रिटेन बॉडी है तो सूजन भी उतर जाएगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं सना कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा डॉक्टर बिल्किस साहिबा से एक सवाल है।
जी। मैंने इनसे हेपेटाइटिस के बारे में पूछा था कि मेरे भाई को हेपेटाइटिस हुआ था, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कहा था कि करवा के फिर बताइएगा। उसका टेस्ट करवाया है LFT विथ SGOT एंड GGT। इसमें आया है सीरम बिलीरुबिन टोटल 2% इंक्रीज है और सीरम बिलीरुबिन डायरेक्ट जो है 0.4% इंक्रीज है। ये रिपोर्ट तो इसकी क्लियर नहीं आई, मगर HBS, AG और HCV एंटीबॉडीज और PTINR ये तीनों टेस्ट अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप प्लीज डॉक्टर बिल्किस साहिबा से कह दें कि अब कुछ बता दें कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कि क्या कोई चीजें यूज करनी चाहिए और ये किस तरह ठीक होगा। बिलीरुबिन जो इंक्रीज अच्छा है नहीं, total मुझे और पता है हेपेटाइटिस बी था। अब पहले क्या डायग्नोज क्या हुआ था? बी हुआ था, सी हुआ था? नहीं, ये HBS, AG और HCV एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस बी और सी हाँ। का टेस्ट करवाया, वो अल्लाह का शुक्र है क्लियर है। नहीं, पहले आपने ट्रीटमेंट, आपने कहा कि हमने जब हेपेटाइटिस हुआ था तो उसकी ट्रीटमेंट कराई थी। कौन सा वाला हेपेटाइटिस हुआ था? सी हुआ था, बी हुआ था? हेपेटाइटिस नहीं हुआ था, नहीं हुआ सिर्फ था? ये हुआ था। नहीं जी, यरकान आया था। हेपेटाइटिस बिलीरुबिन जो ए है- हुआ था, ठीक है। जी ये बिलीरुबिन बस इंक्रीज है। ठीक बी है, और सी से बिलीरुबिन। अल्लाह का शुक्र है क्लियर है रिपोर्ट। सही है, मैं आपको बता देती हूँ। शुक्रिया। हाँ, देखें, किसी भी किस्म का तेल उनको इस्तेमाल नहीं करना है, सही है? कोई भी सीड ऑयल उनको इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी आलू बुखारे आए हुए हैं, आप उनको आलू बुखारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर दें, चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सही हो जाएगी। इनका असल में जो जड़ी बूटी में इलाज है वो कांसनी की जड़, कांसनी की जड़ जो है उसको जो है ना कूट के उसका कहवा बना के पीने से फ़र्क पड़ता है। दूसरा, ऊंट कटारा, कांसनी की जड़ अभी भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में सब में कांसनी जो है लगी हुई है। अगर कोई जा सके तो आप वहाँ से मंगा लीजिएगा, नहीं तो आप कराची में ऊंट कटारे के बीज बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो नहीं मिले तो प्लांट लेके उसको जैसे पीस के पाउडर बना के इसका कहवा बना के दीजिए। याद रखिएगा कि उनको साल भर चीनी और किसी भी किस्म का ऑयल नहीं देना है। तो वैसे तो आप जैसे परहेज़ मैंने बताया उसके साथ करेंगी तो अल्लाह के हुक्म से 2 से 3 महीने में आपका मसला हल हो जाएगा। मगर ये याद रखें, जिनको यरकान होता है वो पूरी ज़िंदगी किसी को ब्लड नहीं दे सकते, तो 1 साल की उनको एहतियात करनी है, चीनी और तेल बंद कर दें, ठीक है? अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। निमरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी निमरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। डॉक्टर बल्कीस से बात कर रहा है। जी प्लीज़ बात। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बल्कीस, मेरे फेस पे ऑयल बहुत आता है और एक्ने बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑयल भी आता है और एक्ने भी बहुत ज़्यादा है। आपकी उम्र क्या है? 6 मंथ पहले मेरा मेंसेस का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके बाद से फेस पे एक्ने भी है और ऑयल भी बहुत आने लग गया है, जिसकी वजह से वेट भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, उसकी वजह से और क्या हो रहा है वो भी बता दे। गर्दन भी काली हो गई है? नहीं, गर्दन नहीं काली, गर्दन ठीक है। गर्दन ठीक है। और एज क्या है? एज 22। अच्छा, सिर्फ 22? जी ठीक है। और एक्नी कैसी है? मोटे मोटे या छोटे छोटे? छोटे छोटे हैं या उसमें पस वगैरह? पहले छोटा सा निकलता है रेड कलर का, फिर उसके बाद उसमें एक वाइट कलर का कील निकल आता है। अच्छा हाँ जी, और उसके साथ निशान भी फेस पे पड़ जाते हैं। 2 माह बाद मेरी शादी है और फेस को और वेट को लेके काफी टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन देखिए आपको है इलाज की ज़रूरत, आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं, सही है? और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की बात अगर एग्रीवेट हुए तो अब आपने क्या करना है, नेचुरोपैथी में जिन जिन चीज़ों में विटामिन ए होता है ना, ए होता है, जैसे बादाम में होता है, आप 7-8 बादाम रात को भिगो के सुबह छील के खा लिया करें। आपने अदरक का कहवा लाजमी पीना है। लगाने के लिए बता देती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लेंगी 1 चम्मच, दही लेंगी 2 चम्मच और पिंच हल्दी और एलोवेरा जेल 1 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये अपने चेहरे पे लगाइए। तो इससे क्या होगा कि मुल्तानी मिट्टी से जो है ना आपकी एक्नी बैठेगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें इसमें डाली हैं वो आपकी स्किन को नरिश करेंगी। और फिर उसको इसके बाद इसको ना जैसे आधे घंटे बाद आप सादे पानी से धो लीजिए। अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से तो जायफल जावित्री को पीसकर पाउडर बनाकर अंडे की सफ़ेदी में मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लिया करें।
या इसको एज अ पोर्स मिनिमाइज़र भी लगाएं, जैसे पोर्स जो आपके बड़े हो गए उनको मिनिमाइज़ करने के लिए भी लगाएं, तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी नहीं होंगे, पोर्स मिनिमाइज़र भी हो जाएगा। तो ये कीजिएगा। और अगर आपको टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल मिलता है तो आपने 5 कतरे उसके लेने हैं और 2 चम्मच आपने पानी लेना है। उसको मिक्स करके रात सोने से पहले रुई की मदद से जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ लगाकर सो जाइएगा। और ग़िज़ा में आपने जो है ना मुर्गी और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। मैं जब भी बोलती हूँ बच्चियाँ कहती कि आपने हमारी वही चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं उसको आप कहती हैं नहीं खाएं। चिकन का इस्तेमाल कीजिए लेकिन एतदाल से हफ्ते में 1-8 दफ़ा, ठीक है बेटा। और जो फ्रिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वो भी नहीं पीना। जी डॉक्टर बिल्किस, आजकल यंगस्टर्स में भी बाल वाइट होने का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और मतलब पहले तो हम लोग देखते थे कि एक सर्टेन एज के बाद हो रहा होता है। अब अगर आप अभी किसी 22, 23, 25 एज 14 साल 10 साल में भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर इसकी वजह क्या होती है? क्या वो रिवर्स हो सकती है? जी हाँ, हमारी पैथी में हम कहते हैं कि अगर आप 20 के अंडर 20 हैं तो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। लेकिन अब वजह पे हम आते हैं, क्योंकि हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं और जो चीज़ें हैं, जो फूड कलर्स हैं, पूरी दुनिया में तो वो ख़त्म हो चुके, बैन लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ हम अभी भी वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को जो चीज़ें हम बाहर की इतनी चीज़ें वो खा रहे होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारा जिंक जो है, जो बालों को काला रखने में आपकी मदद करता है, वो कम या ख़त्म हो जाता है। इसलिए बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। B12 की रेंज, B कॉम्प्लेक्स की रेंज हम दे ही नहीं रहे। कैल्शियम, कुछ चीज़ें हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा कैल्शियम ड्रॉप हो जाता है। विटामिन D3 का रिवाज ही नहीं है कि बच्चों में भी, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं ना, उनमें क्यों कमी नहीं हो सकती। तो आप ये सारी चीज़ों को ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पर चीज़ें रख के आपको समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपके बाल दोबारा काले हो सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे किचन में, कहीं मजा जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है अब हमारा शो हाईजैक होने का, और हाईजैक करेंगी शेफ नौरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बस आज बेहतरीन। आपकी फरमाइश हम चीज़ बना रहे हैं जी। एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं ट्यूनीसिया का, लाइक नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत खाते हैं, मिडल ईस्ट में बहुत खाया जाता है, इटली में, लाइक हर जगह हम बना रहे हैं इटालियन टर्किश ब्रेकफास्ट, टर्किश एग्स, जिसको हम कहते हैं शक्शुका। शक्शुका मीन्स कि ये सारी मिक्सड अप चीज़ें होती हैं, सारी एक साथ बनता है। टोमेटोज़ का इसमें होता है, इसमें ऑलिव्स होते हैं, इसमें ग्रीक योगर्ट होता है, इसमें हमस होता है, इसमें एग्स होते हैं। ये मेनली ये जो डिश है ये है ब्रेकफास्ट है, जो कि हम टर्किश एग्स जिसको बोलते हैं। तो ये शक्शुका इसको बोलते हैं कि ऑल मिक्सड अप, ऑल शेकन, मतलब शेक सारी चीज़ें सब मिक्सड अप होती हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और इसको जो सर्व किया जाता है वो होता है ये टोस्टेड ब्रेड। ठीक है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्रेंच ब्रेड ली थी, उसको मैंने इस तरह काटा, फिर मैंने उसमें पैन में हल्का सा गार्लिक डाला, थोड़ा सा बटर डाला, अनसॉल्टेड बटर, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ओरेगनो डाल के मैंने इसको टोस्ट करके इस तरह कर लिया था। ठीक है, चलें जी, अब हम अपना आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने फ्लेम ऑन किया। अच्छा, हमें इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा वॉक चाहिए होता, थोड़ा खुला, ठीक है, क्योंकि हम जब इसमें इंटेंस बनाएंगे ना, जो पोर्शंस बनाएंगे एग्स के, तो फिर हमें थोड़ा सा खुला इसका वॉक चाहिए होता है। अच्छा, इसमें जो जाएगा उसमें जाएंगे अंडे, हमने 6 लिए हैं, 6 अंडे हैं, इसमें टोमेटोज़ हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें ब्लेंड करके डालते हैं टोमेटोज़, कुछ लोग इसमें मतलब चॉप करके डालते हैं, लेकिन वो मुझे चॉप वाला इसलिए नहीं पसंद था, मुंह में आते हैं थोड़े से चंक्स, तो आई वांट के पूरा ब्लेंडेड हो। अच्छा, ये मैंने 6 से 7 टमाटर लिए थे, बिल्कुल लाल रंग के टमाटर होने चाहिए, ठीक है, और उससे मैंने एक प्याज को ब्लेंड करके इसमें मिक्स कर दिया था, ठीक है। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा, ये ऑलिव ऑयल में बनता है क्योंकि जितने भी टर्किश इटालियन ब्रेकफास्ट होते हैं सारे ऑलिव ऑयल में ही बनाए जाते हैं।
अच्छा ये है हमस। हमस इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह बनता है। छोले आपने लेने, ठीक है, छोले आपने लेने 1 से 1.5 पाव के करीब। अगर आपने एक मतलब 1 बॉटल के करीब बनाना है, 1 से 1.5 पाव आपने छोले लेने, उनको भिगो देने पूरी ओवरनाइट। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको यूँ करना है, तो स्ट्रेन करके थोड़ा सा यूँ करके उससे छिलके उतर जाएंगे। फिर आपने इसको ब्लांच करना है। छोलों को बिल्कुल गलाना नहीं है, इनको ब्लांचिंग वे में लाना है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेन किया, उसके बाद आपने इसको ब्लेंड किया ऑलिव ऑयल डाल के 3 to 4 टेबलस्पून, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ये हमस का बता रही हूँ। उसके बाद तहीनी इसमें डलता है 3 to 4 टेबलस्पून। तहीनी कैसे बनता है? सेसमी सीड्स हम ले लें, ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड, उनको हमने रोस्ट किया, उनको हमने ऑलिव ऑयल में ब्लेंड किया, हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के ऑलिव ऑयल के साथ। तो बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे होता है ना एक कस्टर्ड सा, वो जो एक बैटर सा बन जाता है, वो इस तरह का एक बैटर सा बन जाएगा। ये हमने तहीनी बना ली। तहीनी हमेशा हमस में हम लोग ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये बहुत कड़वा सा होता है तहीनी, क्योंकि सेसमी सीड्स और सिर्फ ऑलिव ऑयल में ये ब्लेंड होता है, तो एक कड़वा इसका काफ़ी टेस्ट होता है, तो हमने इसको हमस में मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हमें चाहिए ग्रीक योगर्ट है, 6 अंडे हैं, नमक है, ऑलिव ऑयल है, सेसमी सीड्स हैं, रोस्ट करके मैंने इसको रख लिया था। गार्लिक है इसमें चॉप 2 टेबलस्पून। इसमें पेपरिका पाउडर है, ये स्वीट पेपरिका है, ठीक है, और स्मोक्ड। अच्छा, इसमें हम डालेंगे एक मसाला होता है वो जो मैं हमेशा कूट के रखती हूँ, ज़ीरा एंड साबुत धनिया को मैंने हल्का सा क्या कहते हैं रोस्ट किया, फिर मैंने इसको कूट लिया, थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया। काली मिर्च का पाउडर है, टोमेटो का पेस्ट है, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और मक्खन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएंगी रेड बेल पेपर, लेता रेड कैप्सिकम जो होता है, शिमला मिर्च जो होती है लाल वाली, वो मैंने एक ली, एक मैंने हरी वाली शिमला मिर्च ली। अच्छा, थोड़े से ये एलेपो पेपर्स होते हैं, एलेपो पेपर्स होते हैं वो जो लाल वाली हरी मिर्ची होती है, थाई रेड चिलीज उनको बोलते हैं, तो उसका भी पाउडर डलता है, लेकिन उसका पाउडर मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये साबुत एलेपो पेपर्स ले लिया, क्योंकि इसको हमने थोड़ा चॉप करके इसमें डालना होता है। तो चले अब हम बढ़ते हैं अपना कुकिंग की तरफ। हमने फ्लेम ऑन किया। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारा ऑलिव ऑयल है, ये ख्याल रखिएगा इसमें ऑलिव ऑयल में ही बनता है, ठीक है। 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा, 3 to 4 टेबलस्पून डलेगा। अच्छा, ये मैंने हॉट प्लेट एक रखी हुई है, प्लेटर जिसे कहते हैं, सिजलिंग प्लेटर्स जो होते हैं, तो ये हॉट प्लेट में सर्व होता है, तो कि ज़रा सा ये गरम गरम इसको खाते हैं ब्रेड के साथ, स्कूप करके। चले जी, 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये गार्लिक, ठीक है, इसमें हमने ये चॉप गार्लिक ऐड किया। स्पैचुला हमारे पास है, ये हमने थोड़ा सा इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे इसके अंदर। ऑलिव ऑयल का और गार्लिक का एक अलग सा अरोमा आता है, इट्स वेरी हेल्दी। ऑलिव ऑयल तो आपने नॉर्मल खानों में भी करेंगे। चले, इतने मेरा ये जो मैंने गार्लिक डाला है ये थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, तो हम छोटे से चलते हैं ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें गार्लिक डाला था एंड ऑलिव ऑयल डाला था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ये बटर है मेरे पास अनसॉल्टेड, 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ये, ठीक है। अगर आप लोग वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, अगर ऑलिव ऑयल नहीं आप लोग को यूज़ करना, तो आप लोग नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी घर में आप लोगों के होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल ज़रा इन खानों के लिए, इटालियन टर्किश ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है, मतलब हम यही यूज़ करते हैं। चलिए, मैंने बटर ऐड किया इसके अंदर। अब ये जो है मेरे पास, ये जो मैंने टोमेटोज़ को मैंने ब्लेंड कर लिया था, ठीक है, रेड टोमेटोज़ को, और एक अनियन इसमें था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर। चलिए जी, थोड़ा सा फ्लेम हम इसका बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यकजान इसको करना है, लाइक ये हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेपरिका पाउडर है, ठीक है, पेपरिका, स्वीट पेपरिका स्मोक्ड, ये हम इसमें जाएगा 1 टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्ट है, ये इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून, बाकी हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सॉल्ट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ज़्यादा होता है।
अच्छा, ये जो मसाला मैं आपको बता रही थी वही कुटा हुआ, ये हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। और ये है टोमेटो पेस्ट, ये इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून। ठीक है, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी 1/2 टेबलस्पून। चलिए अब हम इसको करेंगे मिक्स, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट तो हर किस्म के होते हैं। लाइक हम रोज़ के एक ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, ऑमलेट बना लिया, क्या कहते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लिए, फ्राई एग्स बना लिए, सनी साइड एग्स बना लिए, टोस्ट के साथ सर्व कर दिया। ये वाला ब्रेकफास्ट बनाएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ग्रीक योगर्ट के साथ, थोड़ा हमस के साथ, थोड़ा डिफरेंट भी होता है, थोड़ा हेल्दी भी। ये ब्रंच में बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है, तो आप लोग डिनर में भी ले सकते हैं ये लोग। ये चीज़, ये जो मैं बना रही हूँ आपके लिए, टर्किश शक्शुका, शक्शुका ऑल मिक्स्ड अप मीन्स। ये हो गया। इसको हमने थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने अक्सर शेफ्स को देखा है, वो लोग बिल्कुल चॉप करके टोमेटोज़ को डालते हैं, लेकिन मुझे वो टेस्ट मज़ा नहीं आता। चंक्स जो आते हैं टोमेटोज़ के, आई रियली डोंट लाइक इट, तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। वो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग चंक्स भी काट के डाल सकते हैं, मतलब टोमेटोज़ को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल स्मूथ सा एक फ्लेवर आता है एग्स के साथ। अच्छा जी, अब साथ साथ मैं इसके डालूंगी ये रेड वाली बेल पेपर। ठीक है, रेड बेल पेपर हो गई। थोड़ा सा ये मेरे जो पार्सले था फ्रेश, ये इसमें जाएगा। ये एलेपो पेपर जो रेड चिली, थाई चिलीज होती हैं, ये इसके अंदर जाएंगी 3 से 4। ठीक है, काफ़ी इसमें मिर्ची होती है, तो ज़रा आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये ग्रीन बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च इसमें जाएगी। ठीक है, और ये नींबू का रस इसके अंदर जाएगा अराउंड 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। चलें जी, इसको हम, हाँ इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत डिफरेंट सा लग रहा है ये। एंड आई एम 101% श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ये वाला ब्रेकफास्ट ज़रा बना के देखिएगा। चलें जी, ये हमारा ये थोड़ा सा, जब ये थोड़ा क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा इसका जो कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, देन इट्स डन। तो फिर हम इसमें एग्स जो होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, एक एक करके इंटेंस बना के, पोर्शंस बना के, थोड़ा सा वेल बना के, कोनों कोनों में हम थोड़ा सा इसका ये जो पानी ये खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे सिमरिंग पे, ताकि जो एग वाइट है वो थोड़ी पक जाए, और चमचा बिल्कुल नहीं चलाना होगा उसके बाद। चलिए जी, हम यहाँ से थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका कलर देखिए कितना फ्रेश है, इसमें ग्रीन है, इसमें रेड बेल पेपर है, ग्रीन बेल पेपर है, टोमेटोज़ है, मतलब बहुत हेल्दी, और कलर भी कितना खूबसूरत। और जब इसके ऊपर एग्स आएंगे वाइट एंड सनी साइड, तो वो और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। क्योंकि मुझे, आपको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आई कैचिंग डिशेज़ हो और उसका टेस्ट के साथ साथ आई कैचिंग भी हो। चले जी, ये हमारा ऑलमोस्ट जो है देखें ड्राई की तरफ आ रहा है, पानी इसका कम हो रहा है, कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो रही है। अच्छा देखिए, स्पैचुला से क्या फ़ायदा होता है, कोई चीज़ साइड में चिपकती नहीं है। स्पैचुला इज़ ग्रेट, मुझे तो ये स्पैचुला के बगैर तो मैं खाना पका ही नहीं सकती। स्पैचुला तो ये बेस्ट होता है, देखिए चारों तरफ से ये पोंछ देता है, कोई चीज़ लगी नहीं रहती। और ये वाले स्पून, स्पेशली जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, ये वाले स्पून्स कभी यूज़ मत किया कीजिए, खासतौर पर पकाते हैं। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ निकालनी है, हल्के से करके ऊपर से निकाल लें, लेकिन कभी यूँ नहीं चलाइएगा, क्योंकि इससे सारा ये जो होती है सारा जंग निकल जाता है। दिस इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। फिर वो बाहर के मुल्कों में तो अगर थोड़ा सा भी कोई स्क्रैच लगता है तो वो लोग उठा के डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमेशा वुडन स्पून यूज़ कर लें, या फिर स्पैचुला, ये वुडन स्पून या फिर स्पैचुला। चले जी, देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट जो है, इसका हम फ्लेम थोड़ा सा स्लो करते हैं, मीडियम पे ले आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एग्स की तरफ। अच्छा, एग्स का देखिए मैं क्या करती हूँ, ये एक अंडा लिया हमने, ये हमने तोड़ा इस तरीके से। ठीक है, मैं अलग अलग इसलिए तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता इसमें कोई अंडा ख़राब हो जाए तो आपके सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये पोर्शन बनाया मैंने, इंटेंट मतलब कोई वेल बना लें, इंटेंट बना लें, और ये हमने इसमें अंडा एक यूँ करके डाल दिया।
ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा अंडा लेंगे, इसको हम क्रैक करेंगे, इसको भी हम डालेंगे हल्का सा इंटेंट करके बीच के अंदर यूं करके, ठीक है, ये हुआ। फिर हम तीसरे को डाला, हमने थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने डाला इस तरीके से। और फिर हमने एक और डाला, टोटल हमने 6 एग्स इसमें डालने हैं इस तरीके से। चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, लेट देम पकने दें इसकी सफेदी को। ये हुआ, ये हमने एक और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और अब लास्ट आ जाएगा ये इधर आ गया, ठीक है। ये हमारे 6 एग्स आ गए इसके अंदर। हमने भी कुछ नहीं करना, चलें अभी मैंने इसमें 6 एग्स डाल दिए, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर देखते हैं क्या। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपको पता है बदलते वक्तों के साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग सुनते हैं वो ये है कि भाई ये दिमागी अमराज में मुब्तला है, अरे भाई वो थोड़ा साइको हो गया है, उसके साथ कोई दिमागी मसला है। आजकल दिमागी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और कुछ थोड़े से कम ख़तरनाक होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शो पे और हमारे शो के वसीले से आप तक उन तमाम बातों की आगाही पहुँचे, ताकि अगर आपको लगता हो कि आपके इर्द गिर्द, आपके कुर्बत में, आपके दोस्तों के सर्कल में कोई इस तरह का शख्स है जिसको कोई जहनी मसला है, तो वो हमारे शो की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकें और उनका इलाज कर सकें। इसी तरह के एक मसले पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना अलाउद्दीन मौजूद है। सामने कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा आमना, आज हम बात कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। सो ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी और की वजह से ये सक्सेस है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल कि दे हैव एबिलिटी बट दे डू नॉट रिकग्नाइज इट। सो उनको हमेशा ही लगता है अपने ही सिस्टम के अंदर कि हम एक फ्रॉड हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये मैंने नहीं किया। गुड नॉट गुड इनफ वाले जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट के आई एम नॉट गुड इनफ, दीज आर पीपल जिनको हम इम्पोस्टर कहते हैं, जो इस चीज़ से गुजरते हैं, जो कि जितना ज़्यादा अच्छा कर लें उनको ये लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और ये सिम्टम्स है इस चीज़ के? ये साइंस है, जैसे दे विल ओवर प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, ओवर डू करते रहेंगे। दे विल ऑल्सो अपनी जितनी भी सक्सेस है उसको लोगों पे डाल देंगे या फिर लक पे डाल देंगे। तो उनकी वजह से ये इनकी वजह से हुआ था, ये उनकी वजह से हुआ था, यहाँ डाल देंगे तो किस्मत से ऐसा हो गया। फिर इससे बताया हुआ हमेशा खौफजदा रहते हैं कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो कभी भी ये सेंस ऑफ अचीवमेंट फील ही नहीं करते कि इनकी है। फिर अनवर्दी फील करते हैं सक्सेस की। अगर उनको रिकग्निशन मिल जाए, कोई तारीफ कर दे, तो उनको हमेशा लगता है लोग झूठ बोल रहे हैं, डिस्ट्रस्टिंग आ जाता है, फीडबैक नहीं ले सकते। अगर कोई तारीफ करो तो लगता है कि यार ये झूठ बोल नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, किसी और का है, ये मुझे दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो गिल्ट भी आता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, किसी और का क्रेडिट तो नहीं ले रहा, जबकि ये सब इन्हीं का किया हुआ होता है, इन्हीं के पास वो क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन ये हमेशा किसी और चीज़ के ऊपर लोकेट कर रहे होते हैं। अच्छा हमने इसकी वजह बेसिकली क्या होती है? क्या ये बचपन कोई इसके कोई एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है? एक्सपेक्टेशन होती है शुरू से, जो हायर एक्सपेक्टेशन अगर पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से मिली हो वाइल ग्रोइंग अप, या बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला हो, इसकी वजह से इम्पोस्टर शुरू होता है। क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं जितना भी कर रहा हूँ इनफ नहीं है। आप B+ ले आए तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं A+ क्यों नहीं आया, आप 80 ले आए तो वो पूछते हैं 89 क्यों नहीं आया। हमेशा द रेस ऑफ हायर एक्सपेक्टेशन और प्रेशर
वाले बच्चे मोर इम्यून होते हैं कि वो इम्पोस्टर की तरफ चले जाएं, क्योंकि फिर उनको लगता है मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो पूरा नहीं है, कुछ भी कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है। अच्छा, आपने चंद एक ऐसे घराने होते हैं, फैमिलीज होती है जिसके अंदर बच्चा अगर कुछ अच्छा अचीव भी करता है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये तुमने नहीं किया होगा, हाँ, बताओ हाँ, किसने किया है, yes, ये yes, तुम नहीं कर सकते। yes, और yes. फिर मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे घरानों में भी बच्चे बैठे होते हैं और उनके सामने कहते हैं अरे भाई हमारा बच्चा तो बहुत ही निकम्मा है, अरे ये तो बहुत ही निकम्मा है। I think कंपैरिजन शुरू कर दिया आपने, उसकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये जैसी बातें हम करते हैं ना, हम बच्चे के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं, वो खुद भी अपने आप से पूछता है कि मैंने किया है, ये मैं ही था, क्योंकि छोटा होता है ना, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा होता है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन चुका है तो हमें पता होगा कोई हमारे साथ क्या कर रहा है। सो ये डाउट क्रिएट करता है, और ये डाउट ही जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये डाउट की सूरत में इतना बड़ा हो जाता है कि हम फिर इसको इम्पोस्टर कहना शुरू करते हैं। आजकल तो बहुत कूल टर्म है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से, आई डोंट थिंक कि सब इससे गुजरते हैं, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें तो हम सब गुजरते हैं ना, हम सब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और परसिस्टेंट हो जाए, लेकिन हर हमने चीज़ बहुत पे। सारे लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे भी, उनको लगता है अगर उनकी तारीफ करते हो कहते हैं क्यों झूठ बोल रहे हो। उनको लगता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं या मुझे जान के किसी वजह से अच्छा बताना चाह रहे ये हैं। देखिए ना, इसमें कल्चरल ट्विस्ट भी है ना, हमारे यहाँ कल्चरली भी समझा जाता है कि हम तारीफ लोगों की तब करते हैं जब हमें कोई काम होता है मक्खन या हमें लगा- उनसे कुछ या मक्खन लगाने के हाँ, उस तो ये पे- बिल्कुल अलग है, ये इम्पोस्टर वाला नहीं है। ये हम सबको एक्सेप्ट ही नहीं करना आता कि कॉम्प्लीमेंट्स को लिया कैसे जाए, इवन दो हमें पता भी हो कि वो कॉम्प्लीमेंट ठीक है। दिस इज अनदर स्टोरी, बट इम्पोस्टर तो बिल्कुल ही वो, दे विल नॉट रिकॉग्नाइज इट, यू विल सी देम अनकंफर्टेबल, यू विल सी देम कि वो मान ही अच्छा, नहीं और रहे। उनके अंदर जिस तरह अभी आप बता रही हैं, एक आप कह रही हैं इनबिल्ट खौफ होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो ये फ्रॉड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि वो उसका क्रेडिट वो नहीं खुद लेते और वो कहते हैं कि नहीं वो उसने किया। ये किसी ने किया होगा, अच्छा, ये मुझे मैं- बात बताएं, हमने क्या ये सिर्फ पॉजिटिव बातों में होता है या नेगेटिव बातों में भी? दोनों में होता है, दोनों दोनों में होता है, लेकिन नेगेटिव में ईजियर होता है उनका एक्सेप्ट करना, क्योंकि चीज़ ही गलत है तो ब्लेम आ रहा है ना। पॉजिटिव में, सक्सेस में, अकम्पलिशमेंट में, अच्छी चीज़ों में ये निकल के बाहर आता है, क्योंकि आप बोलते हैं ये मैंने नहीं किया होगा, मैंने गलत काम ही किया होगा, या मैंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया होगा जितनी बड़ी अचीवमेंट मिल रही है। अपने आप को अंडरमाइन करते हैं। हाँ, जबकि बहुत हायर अचीवर होते हैं, ये यूजुअली लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्टर होते हैं, लेकिन ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इस चीज़ का तोड़ कैसे निकला, कैसे जाए? यूजुअली हम कहते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, फीलिंग्स के ऊपर ना दें। अगर आप थोड़ी फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर देखना शुरू कर दें, आप एविडेंस बेस्ड चीज़ें देखना शुरू कर दें, आप ये देखना शुरू कर दें कि अपने साथ कुछ मेंटोर रखें, कुछ लोग जिन पे आपको भरोसा हो, ताकि वो आपको रिकग्नाइज कराते रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। जब मैं कह रही हूँ आई एम नॉट गुड इनफ, इसका मतलब है मैं किसी चीज़ से तो अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ ना, वरना तो मैं गुड इनफ कह ही नहीं सकती। लेकिन हमने आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कंपैरिजन आपके अंदर उजागर करते हैं। इसीलिए मेंटोर्स का होना ज़रूरी होता है। मेंटोर वो होता है जिस पे आपको यकीन हो, जिसको आप पे यकीन हो। तो ऐसे रिलेशनशिप आपको किसी भी सूरत में मिल सकते हैं, कभी कभार दोस्त की सूरत में, कभी कंपेनियन की सूरत में, कभी पेरेंट्स के, कभी थेरेपिस्ट की सूरत में। सो आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको पता हो कि वो आपको फजूल में झूठ नहीं बोलेगा। तो उन लोगों के पास जाया जाए बनिस्बत इसके जो आप 1000 लोग हैं जो आपको कुछ बोल रहे हैं और आपको लग रहा है इस तो फजूल बातें कर रहे हैं या ये झूठ बोल रहे होंगे, आप उनसे रीच आउट करें, कंपेयर एक्टिवली ना करें, अपने फैक्ट्स को देखें। कभी कभार आपको अचीवमेंट बहुत फैक्चुअल नज़र आती है, फीलिंग्स को थोड़ा सा डाउन प्ले कर दें। आप ये सोच लें कि अगर मैं इससे गुजर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग जो है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, इसको छोड़ दें। फैक्ट्स देखें टेबल के ऊपर कि मैं क्या लेकर आया हूँ, मेरे बगैर कैसे टीम नहीं चल सकती थी। अगर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम किया जाए तो ये कार्ब हो जाती है, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स में नहीं आती, ये सिचुएशंस में आती है, सिंड्रोम्स में आती है। इसका मतलब है कि ये पास आउट की जा सकती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो दिस डज हेल्प। अच्छा, अभी हमारे पास है ये स्क्रीन पे एक और तस्वीर है, इम्पोस्टर सिंड्रोम कर्ब्ड बाय फाइटिंग फीलिंग्स विद एविडेंस। यस, फाइटिंग फीलिंग्स विद एविडेंस। आप एविडेंस प्रोवाइड करें अपने आप को, रिजल्ट को देखें, फीलिंग्स को ना देखें। यही मैं आपको बता रही हूँ, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। फैक्ट्स के ऊपर बात करें कि मेरे ना होने से क्या होगा, मैंने क्या क्या टेबल पे लेकर आया है। तो अगर आप एविडेंस के ऊपर जाएंगे तो आपको यकीन आएगा कि अच्छा ठीक है, दिस वाज मी, ये मेरी वजह से हुआ है, और ये मैंने किया। ये मैंने किया है। यस यस। एंटिसिपेटिंग द फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स को एंटिसिपेट ना करें। अगर मैंने कोई काम में प्रोजेक्ट करने वाली हूँ, इम्पोस्टर में क्या होता है, पहले से करते हैं ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, ये गलत हो जाएगा। आप नेगेटिव फीलिंग ना एंटिसिपेट करके अपने आप को ज़्यादा परेशान करें, बनिस्बत आप पॉजिटिव फीलिंग्स रख लें कि हो जाएगा, मैं कर लूँगा। अगर आप सक्सेस की बात नहीं करें तो आप उसको नेगेटिव भी ना करें, फेलियर की बात आप भी उसको, हाँ, आप उसको मीडियम रखें कि ठीक है मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूँगा, विद पीपल कर लूँगा। तो अगर आप गलत एंटिसिपेट कर लेते हैं तो आप फीलिंग भी वही डेवलप करते हैं, तो वो ट्रिपल द अमाउंट हायर हो जाती है। यू फील मोर कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ या मुझसे नहीं हो पाएगा। ये आज हम बात कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की, और
ये अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो और कौन कौन सी बीमारियों में ये कन्वर्ट हो सकता है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना ने ये बात डिस्कस की। आमना, मुझे एक बात बताइए, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों के साथ कांस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन लड़ ज़रूर रहे होते हैं आपस में हर बार। क्या इसकी वजह से भी बच्चों में ये चीज़ इंस्टिल होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को पर्सनल टाइम दे रहे हैं, अगर डाउट क्रिएट नहीं कर रहे तो नहीं होता। क्वेश्चन ज़रूर क्रिएट होते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं होते, वो अटैचमेंट स्टाइल्स पे होते हैं, वो कहीं और होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके रिलेशनशिप का इम्पैक्ट किसी और साइड पे पड़ता है, बीइंग एन इम्पोस्टर पे नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये जो फीलिंग होती है, ये जो अगर किसी के अंदर आ गई है और नाउ दैट पर्सन इज अ ग्रोन अप एडल्ट, वो बड़े हो गए हैं और वो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ये कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अब उसके पास ना कोई मेंटोर है ना कुछ है, और वो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा है, और ये चीज़ अंदर ही है और ये बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जो बैटल्स हैं या जो अपनी स्ट्रगल्स हैं वो शेयर नहीं करते, वो हमेशा से एक मुस्कुराहट रखते हैं, हैप्पी गो लकी दिखते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो जो डीमंस हैं वो आपको सराउंड कर लेते हैं। मुझे पता है हमने ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एडवांस होकर क्या शक्ल इख्तियार करता है? आप बर्नआउट हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। एंजाइटी तो बेस लाइन में इनके पास होती ही है, तो वो तो है, इम्पोस्टर के साथ एंजाइटी तो इज़ अ गिफ्ट, राइट। आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। डिप्रेशन बहुत जल्दी हिट हो जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ना वो शेयर कर रहे हैं, ना वो खुद रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मैं किसी प्रॉब्लम से। देखें, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब मुझे पता है अच्छा मैं इम्पोस्टर हूँ, तो मुझे पता है अच्छा ठीक है मैं कहीं पे मुझे अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर तो आप इसको ब्लेम करेंगे अपने आप पे, एंड इट्स अ रूट टू डिप्रेशन। एंड क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, वो डिप्रेशन की बात भी नहीं कर रही जो वीकली एंड 2 वीकली हम बात करते हैं, जो डाउनर्स आते हैं। हाँ हाँ, नो नो नो, दिस इज नॉट। आई थिंक उसकी बहुत सारी वजह आपका लाइफस्टाइल भी होता है और हमें लगता है कि वो कोई डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन एक्चुअली थोड़ी टर्म इस तरह यूज होने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो आपका साइकिल है नॉर्मल, वो इमोशनल साइकिल होता है। लेकिन आई थिंक ऐसे लोग बहुत प्रोन होते हैं डिप्रेशन के। अच्छा शेफ नौरीन, क्यों शोर मचा रही हैं आपके चैनल में? 2 मिनट आप दो घड़ी बात भी नहीं कर सकते किसी से। जी बताएं, कहाँ तक पहुंची आपकी डिश? ये बिल्कुल हो गया। देखिए, एक हमने ये वाली सर्विंग कर दी असफर इस तरह से, और हमने एक हॉट प्लेट ली थी, मैंने उसको थोड़ा सा गरम कर लिया था चूल्हे पे। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीक योगर्ट डाला, थोड़ा सा हमस डाला, एंड देन जो मैंने टोमेटोज का सारा कुछ बनाया था जो साक्षु का, वो मैंने इसके ऊपर सर्व कर दिया रनी एग्स के साथ, ये इस तरह से। और हम ये थोड़ा सा यहाँ यूँ रख देते हैं, इस तरीके से ये हमारा सर्व हो गया। थोड़ा सा मैं पार्सले ऊपर इसके स्प्रिंकल कर दूंगी लाइक दिस, इसके ऊपर भी आ जाएगा। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक नाश्ते की बड़ी अच्छी आपने एक जी, थोड़ा डिफरेंट हो गया ना असफर। चलिए जी, ये हमारा हो गया। मैं रेसिपी बता देती हूँ। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा जी, मेरी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या किया था। मैंने सबसे पहले 6 अंडे लिए, ठीक है, और मैंने इसमें सबसे टोमेटोज़ का मैंने पेस्ट लिया, एक वोक लिया। मैंने उसमें लहसुन को हल्का ऑलिव ऑयल में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल में हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें टोमेटोज़ ब्लेंड करके डाले 6 से 7। उसके बाद टोमेटो पेस्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, वाइट पेपर पाउडर डाला, और इसके अंदर मैंने अपना लेमन जूस डाला, नमक डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, ठीक है, पार्सले को चॉप करके डाला, थोड़ी सी अलापो पेपर्स जो रेड पेपर्स होती है, रेड हाई चिलीज होती है, उनको मैंने चॉप करके डाला। इसका मैं थोड़ा सा जो ब्लेंडेड था उसको थोड़ा सा मैंने भूना, लाइक सॉटे टाइप किया। जब इसका ऑयल ऊपर आया तो मैंने एक एक इंटेंट बनाया, मतलब एक एक जगह बनाई, थोड़ा स्पेस दिया मैंने वोक पे। फिर मैंने एक एक एग को क्रैक करके, क्रैकलिंग एग को, फिर मैंने एक एक एग 6 अंडे मैंने उसमें डाल दी। मैंने उसको ढक दिया ताकि जो उसका एग वाइट होता है वो पक जाए एंड रनी थोड़ा सा इसकी योक रहे। साथ में इसके हमने टोस्टेड ब्रेड हमने टोस्ट किया था, हमस बनाया था, मैंने आपको बताया था हमस मैंने कैसे बनाया, और इसके साथ ग्रीक योगर्ट को हमने सर्व किया। तो ये हमारा टर्किश ब्रेकफास्ट सक्स चुका रेडी हो गया है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेफ नौरीन, यू वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमिंग बैक टू आमना अलाउद्दीन, ख़वातीन और हज़रात, हम बात करें इम्पोस्टर सिंड्रोम की।
बच्चों को जब हम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स वो कॉलेज स्कूल के अंदर भी होते हैं, घर का एनवायरनमेंट चाहे हमना जितना अच्छा हो, कॉलेज स्कूल के अंदर भी टीचर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी बच्चों को क्लासिफाई करते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग भी इस चीज़ में होनी चाहिए कि अरे भाई तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता, मुझे तो पता था कि तुम्हारा डी ही आएगा या बी ही आएगा, या कभी अच्छा ग्रेड आता तो कहते अरे तुम्हारा कैसे ए ग्रेड आएगा, चीटिंग की होगी। आपको लगता है कि ये टीचर्स को भी इस चीज़ के बारे में ध्यान देखिए, रखना चाहिए? केयरफुल तो हम सबको रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ऐसे कमेंट्स के बारे में, वो टीचर्स हों, आप कोलीग्स हों, आप दोस्त हों। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, कुछ चीज़ें हम ऐसे ही कहते हैं, हम इंटेंट नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि पीछे वाला बंदा किस चीज़ से आ रहा है। अब आपको तो नहीं पता कि आप एक ऐसे पेरेंटहुड से आ रहे हैं या पेरेंटिंग स्टाइल से आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको किसी ने कुछ नहीं कहा हुआ है ना, आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार ये जुमले ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन ये किसी को इम्पैक्ट किस लेवल पे कर रहे हैं ये आपको नहीं पता होता। तो इसीलिए हम कहते हैं केयरफुल होना ज़रूरी होता है कि आप ऐसे ना कहें किसी स्टूडेंट को। ख़ास तौर पे ये वो एज होती है जब आप सोशल लाइफ से एनर्जी इनटेक कर रहे होते हैं, तो जब आपको सबके सामने जलील किया जाए, सबके सामने एम्बेरस फील करा दिया जाए, तो वो कभी कभार इनग्रेन रह जाती है। हम अक्सर थेरेपी में देखते हैं बच्चों से अगर उनकी स्कूल की या कॉलेजेस की मेमोरी पूछो तो वो यूजुअली एम्बेरसिंग मेमोरीज होती हैं, जिस पे टीचर ने कुछ कह दिया, वो एम्बेरस हो गए, वो गिर गए, उन्होंने वो फेल हो गए, किसी ने स्कोर्स एग्जाम के सबके सामने बता दिए। ये सारी चीज़ें डस क्रिएट इम्पोस्टर इन पीपल, और एटलीस्ट इफ़ नॉट क्रिएट तो वहाँ पुश ज़रूर कर देती हैं जहाँ हम डाउटफुल हो जाएं अपने बारे में कि ये मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है कि नहीं किया, क्या मैं काबिल हूँ इसके कि नहीं, क्योंकि ये तो बेस लाइन होती है ना, इनका प्राइमरी बिलीव होता है वी आर नॉट गुड इनफ, वी कांट डू एनीथिंग। अच्छा आमना, आप ये मानती हैं ये बात, चूँकि ये मैं टेलीविजन में इंडोर्स करता हूँ काफ़ी दफ़ा, कि जिस तरह एक सर्टन एज के बाद, एक सर्टन टाइम के बाद हम लोग डॉक्टर के पास फुल चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास वक्तन फवक्तन जाते रहना चाहिए बगैर किसी इशू के? मुझे लगता है इसमें मतलब बिल्कुल जाना चाहिए। लाइक दिस इज़ ओके, यू सिट डाउन, यू टॉक, यू सी के क्या है, क्या चल रहा है, आपको सिर्फ मेंटल क्लैरिटी मिलती है। इट इज़ फॉर क्लैरिटी। डस्टिंग वाली बात होती है कि आप जाएं और डस्टिंग करा के आ जाएं, और आपको पता हो कि मैंने डस्टिंग करा दी, और अच्छे वक्त पे डस्टिंग हो जाए तो वो खराब नहीं होती, वो बिल्डअप नहीं होती, जंग नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल थेरेपिस्ट के पास जाएं, और लोगों को लगता है कि नहीं थेरेपी जाएंगे तो वो लंबी कंटिन्यूस सालों के लिए हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर थेरेपिस्ट जो आपको सोल्यूशन फोकस थेरेपी देते हैं, 2 दिन का सेशन है, 1 दिन का सेशन है, एंड वो सारा फिगर आउट करके आपको बता सकते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि इस तरीके से थेरेपी को अप्रोच किया जाए, रादर देन ओनली मेडिकल तरीके से थेरेपी को। और फिर मेरे ख्याल से जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, और उतना ज़्यादा जल्दी आप बेहतर महसूस करेंगे, और ये कोई भी ज़हनी बीमारी की तरफ आप नहीं चले जाएंगे। आमना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ख़वातीन और हज़रात, कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी कर दें। जा रहे हैं कल फिर आपसे सुबह दोबारा मिलेंगे एक बेहतरीन के शो के साथ, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं। आज रात को आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार ड्रामा जिसका नाम है मेरी मासूम बेटियां, और उसकी दोनों किस्तों को एक साथ मिला के आज आपको दिखाया जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बीनेश चौहान है, अरीशा रज़ी हैं, और राशिद फारूकी साहब हैं, शमून अब्बासी भी हैं इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका आप ट्रेलर देखिए, और कल फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तुम्हारी माँ को ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मायूस किया। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी। बाबा कुछ गलत नहीं कहते, जो रास्ता तुमने अपने लिए चुना है ना, उसमें सिर्फ बर्बादी है। बाहर जो फटफटी खड़ी है मोटरसाइकिल, ये दीवारों से टपकती हुई गुर्बत, लेके जाना जहेज में अपने साथ। हमने ऊपर भी चेक कर लिया, लेकिन इस लड़की के कमरे का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। आप इतनी रात गए अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोते? तुम्हें सुबह मेरे साथ चलना है, एक बैंक लूटने का प्लान है।